पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। महर्षि पाणिनि रचित अष्टाध्यायी के 84 सत्रीय पाठ्यक्रम में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि सुविदित है, अहमदाबाद की सुप्रसिद्ध संस्था महर्षि वेद विज्ञान एकेडमी के उपक्रम से गुजराती भाषा तथा प्राच्य विद्या के सुप्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय प्रोफेसर भोगीलाल सांडेसरा जी की स्मृति में उनके परिवारजनों के द्वारा यह अष्टाध्यायी अध्यापन सत्र प्रायोजित है। आज 55वां व्याख्यान है। 22 अप्रैल 2025 मंगलवार का दिन है। आज हम तीसरे अध्याय के चतुर्थ पाद के अंतिम सूत्रों को पढ़ेंगे। स्लाइड में आपके सामने हरे रंग में और लाल रंग में सूत्र दिखाई दे रहे हैं। हरे रंग वाले सूत्रों को हमने विगत पाठ में पढ़ा था। आज जेर जुस सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च आतः लिंगः शाक्टायनस्यैव ग्रीषश्च तिंशित सार्वधातुकम् अर्धधातुकम् शेषः लिट् च लिंगाशीषी और छंदस्य उभय था। इन सूत्रों को पढ़ेंगे। इन सूत्रों के साथ साथ रूप सिद्धि प्रक्रिया के भी संदर्भ में कुछ बात करनी है। तो आइए पहले हम सूत्रों का स्वाध्याय कर लेते हैं। पहला सूत्र है आज जेर जुस। जे है षष्ठी विभक्ति एक वचन, जुस प्रथमा विभक्ति एक वचन। यह भी ल के स्थान में जो जी हुआ है उस जी के स्थान में आदेश करने वाला विधि सूत्र है। ऊपर से लिंग की अनुवृत्ति आ रही। लिंगादेशस्य जे स्थाने जुस आदेशो भवति। लिंग के आदेश के रूप में आए हुए जी जो कि परस्मै पद का प्रत्यय है, जुस आदेश होता है। अब लिंग यहां कहा है, ये लिंग विधि वगैरह अर्थों में भी मान्य है और आशीर्वाद अर्थ का जो लिंग है वो भी मान्य है। तो विधि लिंग परस्मै पद अन्य पुरुष बहुवचन में रूप बनेगा पचेयु और आशीर्लिंग में पच्यासु। जिसमें से उस बाकी रहता है, वो उस ध्वनि आपको दोनों रूपों में दिखाई दे रही। भवेयुहु भूयासु। तो एकदम सरल सूत्र है। इस सूत्र के संदर्भ में ध्यान देने की बात यह है कि विधिलिंग तथा आशीर्लिंग दोनों में जी जिसकी परस्मै पद संज्ञा है के स्थान में जुस आदेश होता है। विधिलिंग के स्थान में होने वाले तिबादी की सार्वधातुक संज्ञा होने से शप प्रत्यय होता है। आशीर्लिंग में लिंगाशीषी, इस सूत्र को आज हम पढ़ेंगे। लिंग की अर्धधातुक संज्ञा हो जाती है, इसलिए शप प्रत्यय नहीं होता है। तो रूप सिद्धि प्रक्रिया में आप देख सकेंगे पचेयुहु में शप है और पच्यासुहु में शप नहीं है। भवेयुहु में शप है, शप का अ है। भूयासुहु में शप का अ नहीं है। ये सब बात हम आज के सूत्रों के अध्यापन का समय पूरा होगा तो रूप सिद्धि प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ सोपान के बारे में विचार करेंगे।
आगे सूत्र है सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च। सिजभ्यस्त विधिभ्य पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। इसमें 3 शब्द हैं, सिच च, अभ्यस्तम च, विधि ही च। सिच ए प्रत्यय है, इससे हम परिचित हो चुके हैं। चिली लूंगी चिले है सिच। तीसरे अध्याय के पहले पाद में इन सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। वो सिच प्रत्यय है। अभ्यस्त ये संज्ञा है, वो भी हमने नहीं पढ़ी। छठे अध्याय के पहले पाद में ये संज्ञा है। और विद धातु है। तो ये सूत्र कहता है कि सिच के पर में अभ्यस्त संज्ञक धातुओं से पर में और विद धातु के पर में गित लकार का जो जी है उसके स्थान में जुस आदेश हो जाता है। तो सिच से उत्तर, अभ्यस्त संज्ञकों से उत्तर और विद धातु से उत्तर आए हुए जी के स्थान में जुस आदेश करना होता है। सिच प्रत्यय के उत्तर में आए हुए जी के स्थान में जिसका उदाहरण है अकार शु। अभ्यस्त संज्ञक के उत्तर में आए हुए जी के स्थान में जिसका उदाहरण है अभी भयु। थोड़ा सा संकेत में कर दूं, अभ्यस्त संज्ञा वहां होगी जहां धातु को द्वित्व होता है। तो यहाँ भी धातु का द्वित्व होकर के भी बना है। तो अभी ये प्रक्रिया के संदर्भ में बात छेड़नी ठीक नहीं है। थोड़े ही समय के बाद हम विस्तार से इस द्वित्व प्रकरण को भी देखेंगे। और विद धातु में अविदु। तो सिच प्रत्यांत, अभ्यस्त संज्ञक और विद धातु, ये 3 क्षेत्र में जी के स्थान में जुस करने वाला ये सूत्र है। इसके बाद आतः सूत्र आया। इस सूत्र का प्रकार नियम सूत्र के रूप में। पाणिनीय अष्टाध्यायी में नियम का मतलब प्राप्त विधि को फिर से विधि के रूप में कहना, ये नियम है। तो जो कार्य, जिस कार्य का विधि संपन्न हो गया है उसी विधि को फिर से कहना, ये नियम के अंतर्गत आता है। और उसका अर्थघटन कैसे किया जाता है वो इस सूत्र से हम समझेंगे। तो पहले वाले सूत्र से, इस सिजभ्यस्त विधिभ्यस्त सूत्र से सिच के पर में रहते, सिच से पर में आए हुए जी के स्थान में जुस आदेश होता है, ऐसा कह दिया गया है। इस सूत्र ने कहा आतः, अर्थात सिच के लुक होने पर यदि जी के स्थान में जुस आदेश होता है तो आकारांत धातुओं से ही होता है, दूसरे धातुओं से नहीं होता। फिर से इस बात को आप क्रमशः सुनिए। सिच प्रत्यय से उत्तर में आए हुए जी के स्थान में जूस आदेश होता है, जैसा ऊपर वाले सूत्र ने कहा। अब ये जो सिच है उसकी 2 स्थिति है। एक तो कुछ रूप सिद्धि की प्रक्रिया में सिच कायम रहता है, सिच में से स अवशिष्ट रहता है। पर
कुछ धातुओं से पर में सिच का लुक हो जाता है, अदर्शन हो जाता है। तो दो स्थिति हुई सिच से उत्तर आने वाले जी की। उन दो स्थितियों में सिच का लुक होने वाली स्थिति है, उसके संदर्भ में ये सूत्र नियम करता है कि सिच का लुक हो गया हो तो उस सिच से उत्तर में आए हुए जी को उस तभी होता है जब धातु आकारांत हो, अर्थात आकारांत धातु के बाद सिच आया, सिच का लुक हो गया। सिच का लुक हो जाने के बाद जी के स्थान में जुस हो जाएगा। पर आकारांत धातु के बाद सिच का लुक नहीं हुआ, जहां सिच कायम है वहां ऊपर वाले सूत्र से जी के स्थान में उस हो ही जाएगा। तो सिच लुक होने पर जी के स्थान में जुस तभी होता है जब आकारांत धातु हो। आकारांत धातुओं के सिवाय जब सिच का लुक हुआ होगा वहां जी के स्थान में उस आदेश नहीं, जी के स्थान में जुस आदेश नहीं होगा। तो देखिए तीन उदाहरण दिए हैं तीनों आकारांत धातुओं के, अदूहु, अधूहु, अस्थु। अष्टाध्याय के दूसरे अध्याय के चौथे पाद के अंतिम सूत्रों में गातिस्था गूपा भूभ्यः सिचः परस्मैपदेषु इत्यादि सूत्रों से भूपा, भू अर्थात दारूप और धारूप वाले धातुएं, पा धातु, इन धातुओं से पर में आने वाले सिच का परस्मई पद में लुक विधान किया गया है। तो जहां सिच का लुक हो गया है वहां आकारांत धातुओं से ही जी के स्थान में जुस होगा। तो ये नियम सूत्र है। ऊपर वाले सिजभ्यस्त विधिभ्यस्त सूत्र से सिच के उत्तर में आए हुए जी को जुस आदेश प्राप्त था ही। आकारांत धातुओं से जी के आए हुए, आकारांत धातुओं से उत्तर में आए हुए सिच के बाद यदि जी आता है तो उसको जुस आदेश हो जाता है। ये कहने का मतलब नियम करना है। तो नियम का स्वरूप ये है। इसलिए परंपरा में एक वाक्य प्रसिद्ध है, सिद्धे सति आरंभो नियमार्थः। कोई विधि किसी विधि सूत्र से सिद्ध है, फिर भी विधि के सिद्ध होने पर भी फिर से विधि किया जाता है तो वह विधि नियमार्थ बनता है। और नियमार्थ का स्वरूप ये है कि एक्स से ही ये विधि होता है, वाई से नहीं होता। तो ये ही वाला अर्थ देता है। आकारांत धातुओं से ही जी के स्थान में जुस आदेश होगा सिच के लुक होने पर। आकारांत सिवाय के धातु के बाद सिच का लुक हुआ होगा तो जी के स्थान में जुस आदेश नहीं होगा। आगे सूत्र लंगः शाक्टायनस्यैव। शाक्टायन एक आचार्य का नाम है। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में अपने से पूर्ववर्ती कई आचार्यों के नामों का निर्देश करके उन आचार्यों का मत भी प्रदर्शित किया है। सामान्य रूप से परंपरा में
यह बात प्रचलित है कि पूर्व आचार्यों का नाम उल्लेख करके उनका मत प्रदर्शित करके पाणिनि यह बताना चाहते हैं कि मेरे मत से ये कार्य नहीं होता, अमुक आचार्य के मत से यह कार्य होता है। तो अमुक आचार्य के मत से होने वाला कार्य और पाणिनि के मत से वह कार्य न होना एक रूप से तो विकल्प बताता है। कार्य हो जाएगा और कार्य नहीं होगा, विधि होगा और विधि नहीं होगा, वैकल्पिक व्यवस्था बताई जाती है। यहां पर भी यही बात है। लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन है, साक्टायन से षष्ठी एक वचन, एव अव्यय है। सूत्र का अर्थ है आकारांताद उत्तरस्य लंगादेशस्य जेहे जुस आदेशो भवति शाक्टायनस्य आचार्यस्य मतेन। आकारांत धातु हो, उससे लंग लकार आया हो, तो उस लंग के स्थान में जो जी आदेश हुआ है, उस जी के स्थान में जुष आदेश होता है। शाक्टायन आचार्य के मत में होता है, अन्य आचार्यों के मत में नहीं होता। तो दो रूप बनेंगे, अयूहु और अयान, अबूहु अवान। तो उस नहीं होगा तो जी के स्थान में अंति, अंति के ई का लोप अंत, अन, तो रूप बनेगा अयान अवान। रूप सिद्धि प्रक्रिया में ये बात और ज्यादा स्पष्ट होगी। अभी तो आप देख लीजिए, जुस हुआ तो उस दिखाई दे रहा है, जुस नहीं हुआ तो जी के स्थान में अंति और अंतिम में से अन बाकी रहता है, तो रूप बनता है अयान अवान। द्विशश्च, यह सूत्र एकमात्र द्विश धातु से प्रत्यादेश का विधि करने वाला सूत्र है। द्विश धातु से उत्तर में लड़ादेश के लंगादेश के जी के स्थान में जुस आदेश होता है। ये लड़ादेश शुद्धि है। सूत्र का अर्थ है द्विश धातु से पर में भी लंगादेश के स्थान में आया हुआ जो जी है, उसको स्थान में जुस हो जाता है। शाक्टायन के मत में, पाणिनि के मत में, दूसरे आचार्यों के मत में नहीं होगा। तो यहां भी दो रूप है, अद्विशु अद्विश। तो यह अकेले एक ही धातु के बारे में बात कही है। पहला जो सूत्र था वो आकारांत धातुओं से था, धातुओं के संदर्भ में था, अयूहु अहूहु। यह द्विश धातु के संदर्भ में है। अब महत्व का सूत्र है तिंगशित सार्वधातुकम। इस सूत्र की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, अब तो आपको पुनः स्मरण मात्र करना है। ये संज्ञा सूत्र है, तिंगशित संजी है और सार्वधातुकम संज्ञा है। सूत्र का अर्थ है धातो विहिता तिंग शीत च प्रत्ययाः सार्वधातुक संज्ञकाः भवन्ति। धातु से आए हुए तिंग, ये 18 प्रत्यय, और शीत अर्थात शकार जिसका इत संज्ञक है, उन प्रत्ययों की सार्वधातुक संज्ञा होती है। तो देखिए, तिंग ये 18 प्रत्यय सार्वधातुक संज्ञक है। पहले तो आपको ये बात याद रखनी है। इसके अपवाद के रूप में जो बात आएगी वो भी हम याद करेंगे। और श की संज्ञा वाले जितने भी शब्द प्रत्यय हैं, उसकी भी सार्वधातुक संज्ञा होती है। इसके पीछे दूसरा सूत्र है अर्धधातुकम शेषः।
आर्ध धातुकम प्रथमा विभक्ति एकवचन, शेषः प्रथमा विभक्ति एकवचन। शेषः संज्ञा है, आर्ध धातुकम संज्ञा है। शेष की आर्ध धातुक संज्ञा होती है। किससे शेष की? तो धातोः विहिताः तिङ् षित् भिन्नाः प्रत्ययाः शेषाः, तेषां शेषाणां प्रत्ययानाम् आर्ध धातुक संज्ञा भवति। शेष अर्थात तिंग तथा षित् के अतिरिक्त जितने भी धातु से आने वाले प्रत्यय हैं, उन सब की अर्ध धातुक संज्ञा होती है। तो देखिए, ये दो सूत्रों के आधार पर आपको एक महत्व की बात याद रखनी है कि धातु से आने वाला प्रत्यय या तो सार्वधातुक होगा या तो अर्ध धातुक होगा। कोई न कोई दोनों में से एक संज्ञा उसकी होगी ही होगी। तो धातु से जितने भी रूप सिद्ध होते हैं, चाहे तिगंत चाहे कृदंत, उन सब में ये संज्ञा होती रहेगी। उदाहरण है लविता, लवितुम, लवितव्यम। तो त्रिच, तुमुन, पर्तव्य, ये सारे प्रत्यय हम पढ़ चुके हैं। ये तिंग और षित से भिन्न है और लू धातु से आए हुए हैं, इसलिए इन तीनों की आर्ध धातुक संज्ञा हो जाती है। सार्वधातुक संज्ञा होगी तो सार्वधातुक संज्ञा का फल मिलेगा, आर्ध धातुक संज्ञा होगी तो आर्ध धातुक संज्ञा का फल मिलेगा। आपको सार्वधातुक संज्ञा के क्या फल हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करनी है, और आर्ध धातुक संज्ञा के फल क्या है, इसकी जानकारी प्राप्त करनी है। तिगंत की और कृदंत की रूप सिद्धि प्रक्रिया में सार्वधातुक और अर्ध धातुक संज्ञाएं बहुत महत्व की है। संज्ञाओं के आधार पर ही रूप सिद्धि प्रक्रिया में आगे का क्या क्या विधि हमको करना है, उसका मार्ग दिखाई देता है। आज हम रूप सिद्धि प्रक्रिया की भी थोड़ी चर्चा करेंगे ही। अब ये सूत्र आया लिट च, आर्ध धातुकम शेषा के नीचे ये सूत्र है। ये सूत्र कहता है लीडादेशाः ये तिबादयः ते आर्ध धातुक संज्ञकाः भवन्ति। याद रखिए, तिंग षित सार्वधातुकम से तिंग आदेशों की सार्वधातुक संज्ञा कह दी गई। इस सूत्र ने कहा कि भाई देखो, जिस धातु से लिट प्रत्यय हुआ हो, उस लिट के स्थान में जो तिबादी हो, वो तिबादी की सार्वधातुक संज्ञा नहीं होती, परंतु आर्ध धातुक संज्ञा होती है। तो 10 लकारों में से लिट लकार बाद हो गया, बाकी के 9 लकारों के स्थान में तिप, तस्जी इत्यादि 18 आदेश होते हैं, उनकी सार्वधातुक संज्ञा होती है। अभी तक आपको इतना याद रखना है। इसमें एक परिष्कार और भी होगा। आगे सूत्र है लिंगाशीसी। इसने कहा कि आशीर्वाद अर्थ में लिंग प्रत्यय आया है और उस लिंग के स्थान में यदि तिप वगैरह आदेश होते हैं तो उसकी भी आर्ध धातुक संज्ञा होती है। लिंगाशीसी सूत्र ने आशीर्वाद अर्थ में आए हुए लिंग की ही आर्ध धातुक संज्ञा कर दी, और लिट च सूत्र ने लिट के स्थान में आए हुए तिबादियों की आर्ध धातुक संज्ञा कर दी। तो थोड़ा सा भेद है। जब आर्ध धातुक संज्ञा हो गई तो सार्वधातुक संज्ञा के लाभ न तो लिट के स्थान में आने वाले तिपादी को मिलेंगे, न आशीर्वाद अर्थ के लिंग के स्थान में आए हुए तिबादियों को सार्वधातुक संज्ञा के लाभ मिलेंगे। दोनों को अर्ध धातुक संज्ञा के लाभ मिलेंगे। अर्ध धातुक संज्ञा का लाभ क्या है, सार्वधातुक संज्ञा का क्या लाभ है, इसकी चर्चा हम आने वाले दिनों में
रूप सिद्धि प्रक्रिया में करेंगे। पहले भी एक आध बार आपके कानों में सार्वधातुक संज्ञा के फल की बात कह चुके हैं, अर्ध धातुक संज्ञा के फल की एक आध बात कह चुके हैं। उसको और हम बढ़ाते जाएंगे, दृढ़ करते जाएंगे। और अंतिम सूत्र आया छंदसी उभय था। ये वेद के संदर्भ में, वेद की भाषा के संदर्भ में व्यवस्था देने वाला सूत्र है, संज्ञा सूत्र है कि छंद में तो भाई उभय था भवती। उभय था मतलब सार्वधातुक है वो आर्धातुक भी हो जाता है, और आर्ध धातुक है वो सार्वधातुक भी हो जाता है। तो इस सूत्र का आशय यह है कि जिसकी आपने सार्वधातुक संज्ञा की उसकी अर्ध धातुक संज्ञा भी हो जाती है, और जिसकी आपने अर्ध धातुक संज्ञा की उसकी सार्वधातुक संज्ञा भी हो जाती है वेद में। तो ये वैदिक भाषा से जुड़ा हुआ सूत्र है। वेद में देखेंगे आप, एक ही धातु से आने वाला एक ही प्रत्यय सार्वधातुक संज्ञक भी होता है, अर्ध धातुक संज्ञक भी होता है। सार्वधातुक संज्ञा होती है तो सार्वधातुक संज्ञा के फल ले लेता है, अर्ध धातुक संज्ञा होती है तो अर्ध धातुक संज्ञा के फल लेता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। वर्धन्तु त्वा सुष्ठुतयः स्वस्तये नावमिवारुहेम। लिट लकार अर्ध धातुक है, पर वेद में वो सार्वधातुक भी हो जाता है। सश्रीवांसो विश्रेणवीरे सोमम इंद्राय सुनवीरे। लिंग आशीर्वाद अर्थ में अर्ध धातुक है, वेद में आशीर्वाद अर्थ में आएगा तो सार्वधातुक भी रहेगा, अर्ध धातुक भी रहेगा। उपस्थेयाम शरणम बृहंतम, इनके अर्थ की चर्चा नहीं करनी है। वैदिक भाषा के प्रति अभी अपने कोई ज्यादा लक्ष्य नहीं रखा है। छंदस्य उभयता सूत्र के साथ तीसरा अध्याय समाप्त होता है। अब हम आज के व्याख्यान में तिगंत रूप सिद्धि प्रक्रिया का विमर्श करेंगे। स्लाइड आपके सामने प्रदर्शित कर दी है। उसमें जो बिंदु लिखे हैं उसके ऊपर विचार करें उससे पहले एक चित्र आपके मन में, आपकी आंखों के सामने प्रस्तुत करना है। एक किसान है, उसने मई जून के महीने में, वैशाख जेठ महीने में उस खेत को जोत करके रखा है। उसमें कुछ बोया नहीं। यदि कोई उस किसान को पूछे कि इसमें क्या बोया है आपने, क्या कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। फिर आषाढ़ के प्रारंभ होते ही एक बारिश हो जाती है, और उस बारिश के बाद उस खेत के अंदर बीज बोए जाते हैं। जब बीज बोए जाते हैं तो खेत के कोने में खड़े होकर के आप देखेंगे तो सभी पौधों के अंकुर एक जैसे लगेंगे। वो बीज के उगने की प्रारंभिक अवस्था है। बस वही स्थिति आज हमारी है। पाणिनि व्याकरण को पढ़ते हुए हमने 2 महीने व्याख्यानों को सुनते हुए अपने दिमाग रूपी खेतों को जोत करके रखा। फिर तीसरा अध्याय शुरू हुआ तो प्रत्यय रूपी बीज डालने शुरू किए, और आज जब तीसरा अध्याय पूरा हुआ है तब वो बीज
थोड़े थोड़े अंकुर निकाल करके बाहर निकले। अभी आपको पता नहीं चलेगा कि ये अंकुर कितना विशाल होगा, कितना बड़ा होगा, कितना हेल्दी होगा, और ये अंकुर जो है वो कितना पतला दुबला रहेगा, वो भी आपको पता नहीं चलेगा। धीरे धीरे अब वो बीज उगते रहेंगे, वो अंकुर आगे बढ़ते रहेंगे, और जब पाक की स्थिति आ जाएगी तब आपको पता चलेगा कि ये पौधा कई डालियों वाला हुआ है, महान है, बड़ा है, और एक ही पौधा है वो छोटा सा वामन आकार का है, उसकी टहनियां भी कम है, ऊंचाई भी कम है, वगैरह वगैरह। ठीक इसी प्रकार से आज जिस अवस्था में हम पहुंचे हैं तीसरे अध्याय की समाप्ति के साथ, तिगंत रूप सिद्धि के बीज बो दिए गए हैं, वो उग भी गए हैं, पर उसके अंकुर छोटे छोटे हैं। अब हम जिन सूत्रों को पढ़ेंगे और जिस प्रकार की प्रक्रिया करेंगे, उसमें ये अंकुर कितने विकसित होते हैं और कितने अल्प विकसित रहते हैं, अर्थात इस धातु से किस लकार के आने पर कितनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है, और किस धातु से लकार प्रत्यय आने पर प्रक्रिया दुबली पतली रहती है, वामन रहती है, छोटी सी रहती है, इसकी अनुभूति करेंगे। तो इस प्रस्तावना के साथ तिगंत रूप सिद्धि प्रक्रिया का विमर्श करेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको याद करा दूं कि समास पदों की रूप सिद्धि प्रक्रिया के समय भी हमने 4 सोपानों की परिकल्पना की थी। उसी पद्धति से तिगंत रूप सिद्धि प्रक्रिया में भी 4 सोपान की परिकल्पना की है। समास प्रकरण में 4 सोपान अलग रूप से थे, तिगंत रूप सिद्धि प्रक्रिया में 4 सोपान अलग रूप से है, पर रखे हैं 4 ही सोपान। इसके पीछे हमारे मन में प्रत्येक अध्याय में आचार्य पाणिनि ने 4 पाद रखे हैं, तो हमने भी सोपानों की संख्या 4 ही रखने की सोची है और उसी के अनुसार आयोजन किया है। तो पहला सोपान है, उसमें धातु तथा लकार और विकरण प्रत्यय का संयोजन होगा। याद रखिए, हम तिगंत रूप सिद्धि प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। जितने भी तिगंत रूप हैं उनमें धातु से लकार प्रत्यय भी आएगा और विकरण प्रत्यय भी आएगा। ये पहला सोपान पूरा हुआ है। दूसरे सोपान में हम ल के स्थान में तिप तस्जी वगैरह आदेश करेंगे, जिसको हमने नाम दिया है तिबुत्पत्ति की प्रक्रिया अथवा लादेश विधि। तीसरे सोपान में अंग कार्य करेंगे। पहले अंग संज्ञा करेंगे और अंग संज्ञा से मिलने वाले फलों की बात विचारेंगे। अंग संज्ञा के फल के रूप में क्या क्या मिलेगा, इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि प्रकृति भाग में आदेश और आगम होंगे और प्रत्यय भाग में भी आदेश और आगम होंगे। इसको अलग अलग देखें तो प्रकृति भाग में आदेश का विधि अंग कार्य है, प्रकृति भाग में आगम का विधि भी अंग कार्य है, प्रत्यय भाग में आदेश का विधि अंग कार्य है, प्रत्यय भाग में आगम का विधि भी अंग कार्य है। तो अंग कार्य के रूप में मोटी मोटी 4 बातें, प्रकृति भाग में कुछ आदेश कुछ आगम, प्रत्यय भाग में कुछ आदेश कुछ आगम, ये कार्य हमको करना है। और अंत में प्रकृति प्रत्यय भाग का एकीकरण करना है।
और रूप को सिद्ध करना है। प्रथम सोपान है हमारा धातु के साथ लकार प्रत्यय तथा विकरण प्रत्यय के संयोजन का। इसका एक संक्षिप्त स्मरण आपके मन में बना रहे, इसलिए ये स्लाइड आपको अपने चित्त में चित्र की तरह आकारित रखनी है। धातु हमारे पास दो प्रकार के हैं, एक भुवादयो धातव से धातु संज्ञा वाले हैं और दूसरे सन्नाद्यंता धातव सूत्र से धातु संज्ञा वाले। दोनों सूत्रों को हम पढ़ गए हैं। उस धातु से लकार प्रत्यय आएंगे। ये लकार प्रत्ययों का विधान लुंग अर्थात तीसरे अध्याय के दूसरे पाद के 110वें सूत्र से प्रारंभ होता है। बीच में कई सूत्र आते हैं और स्मोत्तरे लंग च, इस सूत्र के साथ लकार प्रत्ययों का विधि संपन्न हो जाता है। हमने इनमें से प्रसिद्ध 10-12 सूत्रों को पढ़ा है, बाकी के सूत्रों को स्थगित रखा है। जब लकार प्रत्यय हो जाता है तब उस लकार प्रत्यय के आधार पर विकरण प्रत्यय आते हैं और विकरण प्रत्ययों का विधि स्यतासी लटो हो सूत्र से प्रारंभ होता है, जो तीसरे अध्याय के पहले पाद का 33वां सूत्र है, और छंदसी शाय जपी जो तीसरे अध्याय के पहले पाद का 84वां सूत्र है, वहां तक समाप्त होता है। तो विकरण प्रत्यय पहले पाद में मिलेंगे और लकार प्रत्यय आपको दूसरे और तीसरे पाद में मिलेंगे। ये मोटा मोटा एड्रेस हमको याद रखना है। व्यवहार में भी हम देखते हैं, किसी से मित्रता हुई तो पूछते आप कहाँ रहते हैं? अहमदाबाद। बस यही स्मृति हमारी दृढ़ रहती है कि हमारा एक मित्र अहमदाबाद में रहता है। फिर धीरे धीरे जैसे मित्रता गाढ़ होती जाती है, अहमदाबाद में नदी के पश्चिम में रहते हैं कि नदी के पूर्व में रहते हैं, फिर नदी के पश्चिम में रहते हैं तो किस एरिया में रहते हैं, उस एरिया में फिर सोसाइटी कौन सी है, सोसाइटी में बंगला नंबर कौन सा है। इस तरह से हम बड़ी पहचान से छोटी पहचान की तरफ अपनी मित्रता को आगे बढ़ाते हैं। वही बात यहां भी है। तो प्रथम सोपान में धातु से लकार प्रत्यय करना, लकार प्रत्यय के कारण विकरण प्रत्यय करना। विकरण प्रत्ययों का विधि हमको पहले पाद में मिलेगा और लकार प्रत्ययों का विधि हमको दूसरे और तीसरे पाद में मिलेगा। इसको ये और इसके आगे की स्लाइड से मैंने हस्सा अमलकवत उपस्थित कराने का प्रयत्न किया है। पाणिनि ने जिस क्रम से सूत्र दिए उसी क्रम से हमने लुंग, अनद्यतने लंग, परोक्षे लिट, वर्तमाने लट, लिट शेषे च, अनद्यतने लुट, लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तौ, विधि निमंत्रणामंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, लोट च आशीषी लिंग लोटौ। 3, 2, 110, 11, 15, 23। फिर सीधा हम तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में आ गए, 13, 15 और 15 के बाद सीधा 139 वह सूत्र, फिर 161वां, 62 और 173 का। ये लुंग प्रत्यय लुंग का विधान करता है। अनद्यतने लंग लंग का ये प्रत्यय हमने इस दिशा में लिख दिए हैं और इधर संख्या रख दी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ये संख्या इसलिए लिखी है कि ल में अ मिला करके लट बना, फिर अ के बाद ई मिला करके लिट बना, फिर उ मिला करके लुट बना। तो इस तरह से लट, लिट, लुट, इस आधार पर पहली, दूसरी, तीसरी संख्या दे दी। और उसको हम फाइनली देखें तो पहले क्रमांक में वर्तमाने लट, दूसरे में लिट, तीसरे में लुट,
प्रक्रिया ग्रंथों में इसी क्रम से रूप सिद्धि प्रक्रिया बताई गई है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि लट लकार की रूप सिद्धि आपने कर ली, फिर लिट लकार की रूप सिद्धि आपने कर ली, फिर लुट लकार की रूप सिद्धि आपने कर ली, तीनों लकारों की रूप सिद्धि कर ली तो एक अवयव तैयार हो गया, पूरा शरीर नहीं। पाणिनि ने सारे लकारों की रूप सिद्धि एक साथ आपको बता दी है। इसीलिए मैंने आपको आज बताया है कि खेत के कोने पर हम खड़े हैं, जुते हुए खेत के अंदर बीज बो दिया गया, बारिश हो गई और सभी बीजों ने अंकुर दे दिया है। तो 2-2 इंच के पौधे गेहूं के, चना के एक साथ लहराते हुए हमको दिख रहे। तो 10 लकारों की रूप सिद्धि उस स्टेज पर है जिसको समझने के लिए हम आंखें बंद करके ऐसे खेत का दर्शन करते हैं जिस खेत में गेहूं बोआ गया है और सारे बीज एक साथ उग गए हैं और 1.5 इंच 2 इंच अंकुर बाहर निकल आया है। इसका अनुभव भी आज हम आपको कराएंगे। उसके बाद दूसरे सोपान में ल आदेश के स्थान में तिबुत्पत्ति की प्रक्रिया करनी होती है। इसकी चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं। समय आने पर आने वाले कल के व्याख्यान में भी संक्षेप से करेंगे, आज भी संक्षेप से करेंगे। विस्तार से करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि पहले हमने तिबुत्पत्ति की प्रक्रिया को विस्तार से आपको बता दिया है। तो इस प्रक्रिया में षट्क होता है, 6 बातों का समूह रहता है। पहले परस्मैपद संज्ञा और आत्मनेपद संज्ञा, फिर परस्मैपद और आत्मनेपद का विधि, पुरुष संज्ञा पुरुष विधि, वचन संज्ञा वचन विधि। ये आप 6 बातें आसानी से याद रख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यदि अष्टाध्यायी कंठस्थ नहीं है तो इन बातों का पता रखना चाहिए कि परस्मैपद और आत्मनेपद संज्ञा करने के लिए मात्र 2 सूत्र है, लह परस्मैपदम और तंगानाम आत्मनेपदम। पहले अध्याय के चौथे पाद के अंतिम भाग में परस्मैपद और आत्मनेपद का विधि करने के लिए पहले अध्याय के तीसरे पाद के 12वें सूत्र से लेकर के 93वें सूत्र तक के सूत्र हैं। इनमें से हमने 4 सूत्रों को पढ़ा है। पुरुष संज्ञा करने वाला एकमात्र सूत्र है। पुरुष विधि करने वाले 3 सूत्र हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः, अस्मद्युत्तमः और शेषे प्रथमः। वचन संज्ञा करने वाला एकमात्र सूत्र है। वचन विधि करने वाले 2 सूत्र हैं, द्वयोर द्विवचनैक वचने और बहुसु बहुवचन। तो तिबुत्पत्ति की प्रक्रिया तो आज ही आपके दिमाग में स्थिर हो जानी चाहिए। इसमें ज्यादा झंझट परस्मैपद और आत्मनेपद विधि के संदर्भ में हो सकता है, पर उसको भी हमने सीमित कर दिया है। अनुदात्त गीत आत्मनेपदम, शेषात नहीं सॉरी स्वरितितः कर्तृभिप्राय क्रियाफले और शेषात कर्तरी परस्मैपदम। इन 3 सूत्रों के साथ साथ एक सूत्र भाव कर्मणो हो आत्मनेपद की व्यवस्था करने वाला। ये 4 सूत्र प्रमुख है। तो परस्मैपद और आत्मनेपद के विधि के संदर्भ में 4 सूत्र आप याद रखेंगे तो 2, 4, 6, 6, 7, 3, 10, 11, 12 और 13 तिबुत्पत्ति की प्रक्रिया प्रायः 13 सूत्रों से पूरी हो जाती है। तो देखिए क्या कमाल किया है पाणिनि ने। मात्र 13 सूत्रों के उपयोग से ल के स्थान में तिप्तस जी, सिप्तस, मिप्पस्मस इन 18 के किस आदेश को किस समय
बिठाना है, इसकी व्यवस्था दे दी। तृतीय सोपान में अंग कार्य होगा, अर्थात प्रकृति भाग में और प्रत्यय भाग में आदेश और आगम का विधि होगा। प्रत्यय संज्ञा अंग संज्ञा करने वाला सूत्र है यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्यंगम, एक ही सूत्र है। और अंग संज्ञा के यूनिट दो हैं तिगंत रूप सिद्धि में, एक धातु प्रकृति है और एक विकरण प्रत्यय के साथ की धातु प्रकृति है। तो अंग संज्ञा भी तिगंत रूप सिद्धि की प्रक्रिया में 2 यूनिट की रहेगी, 2 एकम की रहेगी। ये बात भी आपको याद रखनी है। उदाहरण अभी हम दे रहे हैं आगे रूप सिद्धि की प्रक्रिया के समय में, पर अंग संज्ञा 2 यूनिटों की है, ये आपको याद रखना है। और अंग संज्ञा का फल हमको अंगस्य के अधिकार के नीचे 6ठे अध्याय के 4थे पाद में और 7वें अध्याय में मिलेगा। और चतुर्थ सोपान में प्रकृति प्रत्यय भाग का एकीकरण होगा। इस कार्य में मुख्य रूप से तो संहिता संज्ञा और उसके फल लेने होंगे, और गौण रूप से वर्ण कार्य करने होंगे, जिसके लिए अष्टाध्यायी में कुछ सूत्र 8वें अध्याय के अंदर है और कुछ सूत्र बिखरे हुए। तो इस तरह से 4 सोपानों में तिगंत रूप सिद्धि की प्रक्रिया। उदाहरण के रूप में आज हम रूप लेते हैं पठती। सर्वप्रथम धातु पाठ में वक्ता गया और वहां 2000 धातुओं में से एक धातु का उसने वर्ण किया, पठ वक्तायाम वाची, पठ धातु पठ ले आया। सबसे पहले हमको ठ में अ है उसकी इत संज्ञा करनी है। सर्व विधिभ्यो लोक विधि बलियान, जिन धातुओं का पाणिनि ने पाठ किया है वो धातु 2 प्रकार के मिलेंगे, एक इत संज्ञक वर्ण के साथ के मिलेंगे, दूसरे धातु इत संज्ञक वर्ण के वर्ण से रहित मिलेंगे। कोई पाके डुक्रिय करने इत्यादि धातुओं में डू प च स डूबीत में इत संज्ञक है नहीं। तो जिन धातुओं में इत संज्ञक वर्ण है सबसे पहले उन इत संज्ञक वर्णों का इत संज्ञा करनी है, लोप करना है और अदर्शन करना है। ये विधि सबसे पहले उपदेश अजनुनासिक इत सूत्र से इत संज्ञा हो गई अवर्ण की, तस्य लोप से उसको लोपादेश हो गया। और अदर्शनम लोप ने आकर के कहा कि अदर लोप का मतलब अदर्शन है, तो हमने अ को अदर्शन कर दिया। पठ धातवः सूत्र से धातु संज्ञा हुई। धातु संज्ञा हुई तो धातु संज्ञा का फल मिलेगा। फल लेने के लिए हम कहां जाएंगे? धातु हो इस अधिकार सूत्र के नीचे बहुत सारे सूत्र हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हमारी चॉइस के हिस्से हैं। आप इनमें से कोई पसंद कर सकते हैं। अभी वक्ता ने वर्तमान लट से लट प्रत्यय लाने की विवक्षा की, तो वर्तमान लट सूत्र उपस्थित हो गया और उसने कहा कि पठ इस वर्तमान क्रिया के वाचक धातु से लट प्रत्यय होता है, तो लट प्रत्यय हो गया।
तो स्थिति बनी पठ प्लस लठ। इस हिस्से में हम जो स्थिति में परिवर्तन होता जाता है उसको लिखते हैं, और इधर विवरण चलता रहता है हमारे। तो जब लट प्रत्यय हो गया तो यह स्थिति बनी पठ प्लस लट। अब मैं यहां खड़ा हो जाऊं तो अभी आपको जो ये एक अंकुर दिखाई दे रहा है एक पौधे का, पूरे खेत में 2000, कम से कम 2000 धातुओं के बीज बोए। सनाद्यंता धातुवह वाले धातुओं की बात अभी मैं नहीं कर रहा। धातु पाठ में पठित 2000 धातुएं हैं। उन सारे 2000 धातुओं के तिगंत रूप की प्रक्रिया का दर्शन आपको इसी क्षण होगा। जिस तरह से खेत के कोने पर खड़े होकर के आप हजारों की संख्या में 1-1.5 इंच उगे हुए गेहूं के पौधों को देख सकते हैं, वैसी ही दृष्टि आपको यहां दिखाई देगी। अब यहां पर भी सर्व विधिभ्यो लोप विधि बलिया। जब भी आप रूप सिद्धि की प्रक्रिया करें, किसी प्रत्यय को ले आए, किसी आगम को ले आए, किसी आदेश को ले आए, तो सबसे पहले आपको उसकी इत संज्ञा करनी है, लोप विधि करना है, प्रदर्शन करना है कि नहीं, ये काम देख लेना है। ये कार्य हमारे सब कॉन्शियस माइंड में इतना स्थिर हो जाना चाहिए, जैसा कि गुजराती परिवारों में गर्मी हो चाहे ठंडी हो, जैसे ही घर में मेहमान आया, चाय कॉफी तो बात की बात है, पर पानी तो उसको दिया ही जाता है, चाहे वो पिए कि ना पिए। तो हर गुजराती व्यक्ति के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि घर में मेहमान आया तो पानी का ग्लास उसको ला करके देना ही। ऐसे ही जब भी हम कोई प्रत्यय लाएं, जब भी कोई आदेश करें, जब भी कोई आगम करें, पानी के ग्लास रूपी इत संज्ञा, लोपादेश और अदर्शन का विधि करना ही करना है। तो लट में भी ट की संज्ञा हो गई और की इत संज्ञा हो गई। ये कार्य करते समय आपको याद रखना है कि ल में लट प्रत्यय में ट की संज्ञा हुई, इसलिए अब अकेला जो ल दिखाई देगा पट के साथ वो टित होगा। तो देखिए, इस ल को देखने वाली दो आंखें, एक आपकी और हमारी आंख है, वो इस ल को टित रूप में देख रही है। दूसरे लोगों को तो ये ल दिखाई देगा। ये फर्क आ गया तो समझना चाहिए कि हम पाणिनि जानने वाले हैं, दूसरे पाणिनि को जानने वाले नहीं। फिर एक और महत्व की बात है, ये भी तिगंत रूप सिद्धि प्रक्रिया में एक अंतरंग बात है जो होनी ही होनी है। इसका प्रभाव तत्काल नहीं दिखाई देगा, पर कालांतर में इसी व्यवस्था के आधार पर रूप सिद्धि प्रक्रिया का भावी निश्चित होगा। तो देखिए, इसमें अध्यात्म की एक बात भी पड़ी हुई है। कुछ संकल्प ऐसे होते हैं जिसका प्रत्यक्ष फल हमको नहीं दिखाई देता, पर कालांतर में वो हमारे भावी को निश्चित करने वाले संकल्प होते हैं। जैसे लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः, इस सूत्र को हम पढ़ चुके हैं। ये सूत्र कहता है लकार प्रत्यय सकर्मक धातु से कर्म तथा कर्ता अर्थ में आते हैं और अकर्मक धातु से भाव तथा कर्ता अर्थ में होते हैं। तो इस सूत्र के अधीन
इस ल को हम कर्ता में लाए हैं या कर्म में लाए हैं, ये निश्चित करना है। इसका हमें संकल्प करना है, इसका निश्चित करना है, निश्चय करना है। तो चूंकि पठ धातु सकर्मक है, दो विकल्प है हमारे सामने, या तो कर्म का हम निश्चय कर ले या कर्ता का। तो अभी हमने कर्ता अर्थ में निश्चय कर लिया। तो इस सूत्र के अनुसार, वक्ता की विवक्षा के अनुसार, पठ इस सकर्मक धातु से आए हुए लकार प्रत्यय का अर्थ कर्ता निश्चित किया गया। अब यहां जो हमने ल में कर्ता अर्थ का जो संकल्प किया अथवा निश्चय किया, उसके आगे क्या परिणाम आएंगे वो आप देखिएगा। ध्यातव्य है कि लट प्रत्यय का एक अर्थ वर्तमान काल था, क्योंकि वर्तमान लट सूत्र से वर्तमान अर्थ में लट प्रत्यय हुआ था, और दूसरा अर्थ कर्ता हो गया। तो इस ल प्रत्यय में दो अर्थ आपको और मुझे देखने हैं। एक तो वर्तमानत्व अर्थ है, दूसरा कर्तृत्व अर्थ है। अब आगे की प्रक्रिया में तिबुत्पत्ति प्रक्रिया का प्रसंग आता है। अभी हम शब्द की तरफ नहीं जाएंगे, विकरण प्रत्यय की तरफ नहीं जाएंगे। ये हमारी पाठन शैली है, दूसरे विद्वान अपने हिसाब से बात कर सकते हैं, पर मैं जो आपके सामने जिस रीति से रूप सिद्धि प्रक्रिया का वर्णन कर रहा हूं, उसमें एक व्यवस्था है, तर्क बुद्धि है, जो कालांतर में बहुत उपयोगी रहेगी। तो पठ प्लस ल, इस अवस्था में आगे की प्रक्रिया में तिबुत्पत्ति प्रक्रिया का प्रसंग आता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपको, इस तिबुत्पत्ति की प्रक्रिया में ल के स्थान में वक्ता की विवक्षा के अनुसार परस्मै पद, अन्य पुरुष, एक वचन का तिप आदेश होता है। क्योंकि वक्ता ने नक्की किया कि मेरे को परस्मै पद में, अन्य पुरुष में एक वचन का प्रत्यय लाना है। तो तिबुत्पत्ति की प्रक्रिया में लस्य तिप्तस जी, ऐसा सूत्र आएगा। ल के स्थान में तिप वगैरह आदेश होते हैं। फिर उन तिप वगैरह 18 में से 9 की आत्मनेपद संज्ञा, 9 की परस्मैपद संज्ञा। फिर आत्मनेपद कहाँ होता है, परस्मैपद कहाँ होता है, आत्मनेपद परस्मैपद का विधि। अब परस्मैपद का विधि हो गया, परस्मैपद के 9 प्रत्यय है। अब इन 9 प्रत्ययों में से 3-3 की पुरुष संज्ञा कर दी, और पुरुष व्यवस्था के रूप में युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानीय मध्यम अस्मद्युत्तम, इन दोनों को छोड़ करके शेषे प्रथम सूत्र से प्रथम पुरुष लाने की व्यवस्था कर ली। प्रथम पुरुष में भी पहला प्रत्यय एक वचन, दूसरा द्विवचन, तीसरा बहुवचन का है। तो द्वय और द्विवचन एक वचन, इस विधि सूत्र से एक वचन की विवक्षा में एक वचन का प्रत्यय कर दिया। तो एक तिबुत्पत्ति की प्रक्रिया आपको ठीक तरह से जान लेनी है। तो ल के स्थान में तिप हो गया। अब इस स्थान पे खड़े होकर के फिर आप खेत की तरफ नजर करेंगे तो आपको 2000 धातुओं से लट लकार लट प्रत्यय आया, ल बाकी रहा, उसके स्थान में तिप आदेश हो गया। एक साथ 2000 रूपों की प्रक्रिया चल रही। अभी टहनियां अलग अलग नहीं हुई है, बेज चल रहा है, उसमें सब समान दिखाई देंगे। अभी कौन रूप सरल है, कौन रूप कठिन है, कहाँ डायवर्जन होने वाला है, वो बात अभी नहीं आई। अब तिप हो गया तो उसमें भी प की हलंत्यम से संज्ञा हो गई, लोपादेश हो गया, आदर्शन हो गया, तो स्थिति बनी पठवत्ता ती।
इस स्थिति में तिंग शित सार्वधातुकम सूत्र आया, जिसको अभी हमने पढ़ा है। इसने कहा कि धातु से आने वाले तिंग प्रत्ययों की और शित प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा होती है। इस सूत्र से ती की सार्वधातुक संज्ञा हुई। सार्वधातुक संज्ञा के फल के रूप में सूत्र आया कर्तरी शब्द। तो सार्वधातुक संज्ञा के फल के रूप में विकरण प्रत्यय आ रहा है, इसलिए सार्वधातुक संज्ञा पहले करनी जरूरी है, और सार्वधातुक संज्ञा करने के लिए तिंग होना जरूरी है, इसलिए हमने पहले टिपादेश पर में रहते धातु से शब्द प्रत्यय होता है। तो ये ती जो है वो कर्तृवाचक भी है, क्योंकि ल कर्मणि च भावे चा कर्म के ब्यह सूत्र से लट के ल को कर्ता अर्थ में घोषित किया था, कर्ता अर्थ में संकल्पित किया था। तिंगशित सार्वधातुकम से टी की सार्वधातुक संज्ञा हुई थी। वो दोनों बातों के कारण कर्तरी शब्द की प्रवृत्ति हो सकी। तो हम कर्तरी शब्द सूत्र को रखने के साथ साथ इस प्रकार का विवरण करेंगे कि कर्तरी शब्द सूत्र से भी इस कर्तृवाचक सार्वधातुक प्रत्यय के पर में रहते पठ धातु से शब्द विकरण प्रत्यय होता है। तो शप प्लस पठ प्लस शप प्लस ती, ये स्थिति बनी। अब थोड़ा और आगे बढ़े। इस स्थिति में शप में से श की संज्ञा, प की संज्ञा, बाकी रहा अ, तो स्थिति बनी पठ प्लस अ प्लस ती। इस स्थिति में अभी देखिए, मैंने आपके नजर के सामने उस खेत को रखा है जिसमें सारे गेहूं के दाने एक समान आकार के अंकुर को लेकर के लहरा रहे। वही इस रूप सिद्धि प्रक्रिया के दृश्य में आपको देखना है। तो ये एक रूप हम सिद्ध नहीं कर रहे हैं, 2000 रूप सिद्ध कर रहे हैं। तो जब पठ प्लस अ प्लस स्थिति बनी तब यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययंगम सूत्र आया। इस सूत्र ने कहा जिस धातु या प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया गया है उस प्रत्यय के पर में रहते तदादि अर्थात उसके आदि भाग समुदाय की अंग संज्ञा होती है। इस सूत्र से ती प्रत्यय के पर में रहते पठ प्लस अ इस तदादि भाग की और अप्रत्यय के पर में रहते पठ इस तदादि भाग समुदाय की अंग संज्ञा होती है। तो ती के पर में रहते पठ प्लस अ ये अंग संज्ञक है और अ के पर में रहते पठ ये अंग संज्ञक है। ये बात आपको ध्यान से याद रखनी। इसको टेक्निकल रूप से आप कहेंगे तो पठ ये हलंत अंग है और पठ प्लस अ ये अकारांत अंग है। फिर से मैं इस बात को दोहराता हूं, ती प्रत्यय के पर में रहते पठ प्लस अ इतने की अंग संज्ञा है। इस अंग संज्ञक समुदाय को हम अकारांत अंग कहेंगे। अ है अंत में जिसके ऐसा अंग कहेंगे। अप्रत्यय के पर में रहते पठ की अंग संज्ञा है। ख हल है, इसलिए पठ यह हलंत अंग है ऐसा कहा जाएगा। तो अंगस्य इस सूत्र के नीचे जो कार्य कहे गए होंगे वो अकारांत अंग को, इकारांत अंग को, आकारांत अंग को, हलंत अंग को, इस प्रकार से अलग अलग अंग को कार्य कहे हैं। तो जब आप अंग संज्ञा करेंगे तभी आपके मन में पता चलेगा कि ती प्रत्यय के पर में रहते पठ प्लस अ की अंग संज्ञा है तो ये अदंत अंग है, और अ के पर में रहते पठ की अंग संज्ञा है तो ये हलंत अंग है। अब अंग संज्ञा तो कर ली, फल प्राप्त करने के लिए हम चले छठे अध्याय के चौथे पाद में और पूरे 7वें अध्याय में हर विधि सूत्र के पास जाकर के उसकी शर्तें यहां घटाई तो किसी भी सूत्र का कोई विधि प्राप्त नहीं हुआ।
इसलिए सीधे चौथे सोपान में चले गए और कोठा में ला करके रख दिया, रूप बन गया पठती। चौथे सोपान में हमको कुछ नहीं करना पड़ा, प्रकृति प्रत्यय का एकीकरण कर दिया गया, तो ये पठती की रूप सिद्धि हो गई। पाठ समाप्त करने से पहले फिर मैं आपको उस खेत में ले जाना चाहता हूं कि उस खेत के एक हिस्से में जो अंकुर फूटे थे वो 1.5-2 इंच के हम जो देख रहे थे वो ही उनकी जिंदगी थी, वो उसी रूप में रहने वाले, उनकी वृद्धि नहीं होने वाली, उनका अस्तित्व वहीं खत्म हो गया। उसी प्रकार से पठती पचती इत्यादि बहुत सारे क्रियापद 2000 धातुओं के उस पौधे की तरह है जिस पौधे में दूसरी टहनी दूसरी विधियां नहीं होने वाली है। अब ऐसे पौधे कितने हैं इसकी गिनती तो मैं करके आपको नहीं दे सकता, पर खेत का कम से कम 8-10% हिस्सा ऐसा है जिसकी रूप सिद्धि प्रक्रिया इतनी ही होती है। तो आज हमने पठती की रूप सिद्धि प्रक्रिया पूरी की है। इसका मतलब यह है कि एक रूप सिद्ध नहीं किया, एक साथ 2000 रूपों की सिद्धि की है। 2000 में इसलिए कह रहा हूं कि हमने धातु संज्ञा करने वाला एक ही सूत्र ध्यान में लिया, दूसरे सूत्र को भी ध्यान में लेंगे तो वो तो अनंत धातुओं को जन्म देता है। तो वर्तमान काल, प्रथम पुरुष, एक वचन, परस्मैपदी पद के हजारों रूपों को हमने एक साथ सिद्ध किया है। यही पाणिनि व्याकरण की महिमा है। अब इसी स्थिति पे खड़े होकर के हम अपना भविष्य देख रहे हैं। दूसरा कोई वर्तमान काल का रूप हमारे सामने आएगा, जैसे भवती आया, तो इस भवती रूप में हमको डाइवर्जन कहां मिलेगा? जब हम अंग संज्ञा कर लेंगे तो भू प्लस अ प्लस ती ये स्थिति रहेगी। तो ती प्रत्यय के पर में रहते भू प्लस अ की अंग संज्ञा है, अप्रत्यय के पर में रहते भू की अंग संज्ञा है, ती के पर में रहते भू प्लस अ अंग को कुछ नहीं होने वाला, कुछ फल नहीं मिलने वाला, पर अ के पर में रहते भू इस अजंत अंग को, इगंत अंग को गुण होने वाला है, गुण का फल मिलने वाला है, वो अंग संज्ञा का फल है। तो भू का हो जाएगा भो, भो प्लस अ प्लस ती, अंग संज्ञा के सारे कार्य खत्म हो गए। एक ही कार्य पठती की अपेक्षा से एक कार्य गुण रूप कार्य बढ़ा। उसके बाद फिर एकीकरण की प्रक्रिया में पर सन्निकर्ष संहिता सूत्र से संहिता संज्ञा की, संहितायाम के अधिकार में अ के पर में रहते ओ को अव आदेश हो गया, तो भ ओ का हो गया अब, कर्तरी शब्द का अ और ती, भवती रूप बन गया। इसी तरह से तनोती क्रियापद आ गया, तो आपकी गति अंग संज्ञा तक तो अस्खलित रहनी चाहिए, तो मेरा पढ़ाना सफल है और आपका पढ़ना सफल है। अब गति जहां रुकेगी वहां के आगे की प्रक्रिया आप स्वयं ढूंढ सकेंगे, इस तरह से आगे के पाठ मुझे आपको पढ़ाने। इन्हीं भावों के साथ आज का वर्ग यहीं समाप्त करते हैं। सब लोगों का धन्यवाद करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए मैं विराम लेता हूं। नमो नमः, धन्यवाद।